रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 20 नवंबर 2020। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम फिर से हाजिर हैं डिसेबिलिटी जगत की कुछ अपडेट्स के साथ। हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का व्यू भी सुनेंगे और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं सीए में अपना करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और अपना करियर एज अ सीए बनाना चाहते हैं तो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट समीर लेठी जी। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल समय है वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस का। आइए सुनते हैं। पंजाब दिव्यांगजन शक्ति योजना को मिली मंजूरी। अब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाना होगा और भी आसान। कश्मीर के यासीर और जाकिया को करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना। दृष्टि बाधित होने की वजह से क्या क्या पड़ा उन्हें सहना, आइए सुनेंगे। हरियाणा के दिव्यांगों को जारी किया जाएगा स्मार्ट कार्ड जो होगा उनके लिए लाभकारी। पोस्ट से वंचित किए जाने पर याचिकाकर्ता ने मांगा लिखित में माफीनामा। महिला के लिए मांगा जा रहा है इस हरकत का जवाब। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षण के संबंध में नीति आयोग का उल्लंघन किया गया, लिखा एक पत्र। एआईसीबी करवाने जा रहा है हिंदी स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टंकन प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए परीक्षा का विशेष आयोजन। इस खबर में मिलेगी पूरी जानकारी। खबरें कुछ और भी होंगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन और फिर आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन जी का ओपिनियन। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो और फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है बांसुरी से डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब दिव्यांगजन शक्ति योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे विकलांग व्यक्तियों को सरकार और सार्वजनिक केंद्रित इमारतों, सार्वजनिक परिवहन और वेबसाइटों तक पहुंच बनाने में बाधा रहित वातावरण प्रदान किया जा सके।
इस योजना का उद्देश्य राज्य रोजगार योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए जॉब कोटा बैकलॉग को मंजूरी देना है। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को अद्वितीय विकलांगता आईडी के लिए नामांकन करना था, ताकि वे 30 मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके। अब तक केवल 1.17 लाख लोगों के पास आईडी है। 2011 के सेंसस के अनुसार पंजाब के 2 करोड़ की आबादी में 6 लाख से ज्यादा विकलांग व्यक्ति हैं। विकलांग व्यक्तियों की संख्या 20 से 29 आयु वर्ग में सबसे अधिक है। पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका लाभ विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचे, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए 13 नए हस्तक्षेप प्रस्तावित है। कश्मीर में जन्म से दृष्टिबाधित यासिर और जाकिया 2 ऐसे छात्र हैं जो हर दिन संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए उनके पास कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। स्थानीय सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कश्मीर में 45,000 से अधिक बच्चे विकलांग हैं। इस सत्र में 2,000 से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कश्मीर के एक कार्यकर्ता जावेद अहमद ने कहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सामग्री शायद ही उपलब्ध हो। बधिर और गूंगे छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा व्याख्याकारों की कमी है। इस महामारी के दौरान ये छात्र सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। यहाँ तक कि टेलीक्लास भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों के लिए कोई व्याख्या नहीं है। कश्मीर मॉनिटर में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि स्वाभिमान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक समुदाय आधारित संस्था ने खुलासा किया कि लगभग 43% विकलांग बच्चे बाहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। सर्वेक्षण में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित कुल 3,627 लोगों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग बच्चों में से 56% बच्चे अनियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने से जूझ रहे थे, जबकि 77% छात्रों ने कहा कि वे दुरुस्त शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थता के कारण सामना नहीं कर पाएंगे और सीखने में पीछे रह जाएंगे। मौजूदा कानून जैसे कि विकलांग अधिनियम के अधिकारों का पालन और कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जाकिया अहमद सोफी जिरपारा बीजबेहरा सरकारी स्कूल से तब छूटी जब उनके भाई बहनों ने शिक्षा शुरू की। उनके अंधेपन ने उन्हें परिधि में धकेल दिया था। उन्हें जाइबा आपा से 8वीं तक शिक्षा दी गई और उन्होंने 100% अंधे होने के बावजूद 75% अंकों के साथ कक्षा 10वीं और 80% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पूरी की है। यासिर अहमद हकूरा बदसगाम एक अनाथ लड़के रेटिनाइटिस पिगमेंट के कारण दृष्टिबाधित हो गए थे और कक्षा 9वीं में अपनी दृष्टि का 90% खो बैठे थे। यासिर को ब्रेल सीखने के लिए तैयार किया गया था और उन्हें राष्ट्रीय विकलांग संस्थान देहरादून में शामिल होने में मदद की गई थी। उन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास की। दृष्टिहीनता वाले दोनों छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कक्षा 12वीं में शामिल हुए और अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की। हरियाणा के सभी दिव्यांगों का बनेगा स्मार्ट कार्ड, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा सभी दिव्यांगजनों के यूआईडी कार्ड बनाए जाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत जिले में नोडल अधिकारी के रूप में जिला सिविल सर्जन को बनाया गया है। ये जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला ने बताया कि सरकार द्वारा सभी दिव्यांगजनों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने योजना चलाई गई है, जिससे दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक को अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र आधार कार्ड से आवेदन कर सकता है। आवेदन को चेक करके उपरांत सीएमओ फरीदाबाद द्वारा सभी दिव्यांगजनों की यूआईडी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिससे दिव्यांगजन सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लाभ ले सकेगा। दृष्टिबाधित महिला के लिए जवाब मांगा जा रहा है, जिसे पोस्टिंग से वंचित किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त ने स्टेशनरी और प्रिंटिंग विभाग और सचिव तमिलनाडु लोक सेवा आयोग से लिखित शिकायत मांगी है। एक याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रदत्त वैधानिक अधिकारों के गैर कार्यान्वयन का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता सी गोविंद कृष्णन संस्थापक नेत्रोदय ने आरोप लगाया कि एक दृष्टिबाधित महिला के थामाराई के साथ भेदभाव किया गया है। रोजगार से वंचित होने के बावजूद वो पात्र है और स्टेशनरी और मुद्रण विभाग और TNPSC से एक वैध नियुक्ति आदेश रखती हैं। सुश्री थमराई ने जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए ग्रुप 4 परीक्षाओं में भाग लिया था और 202.50 अंकों के साथ ये क्लियर किया था। TNPSC ने उन्हें स्टेशनरी और मुद्रण विभाग में नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे और विभाग के आयुक्त ने नियुक्ति आदेश भी जारी किए थे, जिसके आधार पर वो जूनियर सहायक के पद पर भर्ती होने के लिए उपस्थित हुई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुद्रण विभाग ने 7 अगस्त को जारी किए गए अपने स्वयं के कार्यालय की कार्यवाही का पालन करने से इनकार कर दिया था और जारी किए गए पहले के आदेशों के विपरीत एक ज्ञापन जारी किया था। अपनी शिकायत में श्री गोविंद कृष्णन ने आरोप लगाया था कि रोजगार की अस्वीकृति के माध्यम से सुश्री थमराई के साथ भेदभाव किया गया था, जिसके लिए वो पात्र हैं और साथ ही उनके लिए नियुक्ति आदेश भी हैं। शिकायत के माध्यम से और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए राज्य के आयुक्त जॉनी टॉम वर्गीस ने स्टेशनरी और मुद्रण विभाग के साथ साथ TNPSC से लिखित दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए कहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जो कि शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में नीति का उल्लंघन करता है। NPRD के ध्यान में लाई गई कुछ अनियमितताओं को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के साथ लिया गया। पत्र का पूरा पाठ DEPW के सचिव को संबोधित किया। कुछ ऐसा लिखा गया: ये उन विकलांग उम्मीदवारों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप की तलाश है, जो शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए RCI द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पाठ्यक्रमों के लिए कई विकलांग उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। हालांकि जब सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, PWD के लिए राष्ट्रीय मेरिट सूची की घोषणा 5 नवंबर 2020 को अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 2515 NBER AIOAT 2016 RCI के माध्यम से की गई थी, तो ऐसे विकलांग उम्मीदवार अशिष्ट सदमे के लिए थे। जबकि 12वीं की परीक्षाओं में उच्च प्रतिशत अंक हासिल करने के बावजूद विकलांग उम्मीदवारों को जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है, उनके नाम मेरिट सूची से गायब पाए गए। सामान्य श्रेणी से कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अधिकांश संस्थानों को अपनी संबंधित मेरिट सूची में केवल 2 PWD उम्मीदवार मिले हैं और अन्य सभी उम्मीदवार जिन्होंने श्रेणी में PWD का उल्लेख किया था, उनके प्रतिशत को सामान्य श्रेणी से सबसे कम से अधिक होने के बावजूद भी नहीं माना गया है। हालांकि अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि DTISL के लिए मेरिट लिस्ट डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज एक कोर्स है, जिसके लिए केवल वे अभ्यर्थी जो बधिर हैं वे सामान्य श्रेणी के गैर PWD उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो है भी इस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए पात्र का चयन किया गया है। यहाँ तक कि विकलांग उम्मीदवारों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरते समय खुद को PWD के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार जब विकलांग उम्मीदवारों के पास सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में या उससे अधिक अंक होते हैं, तो ऐसे PWD उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और सीटों को सामान्य श्रेणी के तहत उन्हें आवंटित किया जाएगा। सामान्य श्रेणी में PWD उम्मीदवारों के लिए सामान्य श्रेणी में ऐसी सीटों से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और ये कानून और पूर्ववर्ती नियमों के उल्लंघन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण नीति के खिलाफ भी है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि इंदिरा साहानी VS संघ 1992 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ आयोजित की गई थी। ये अच्छी तरह से याद है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण एक सांप्रदायिक आरक्षण की तरह संचालित नहीं होता है।
ये अच्छी तरह से हो सकता है कि अनुसूचित जातियों के कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के क्षेत्र में चयनित किया जाए। उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा के विरुद्ध नहीं गिना जाएगा। उन्हें खुली प्रतियोगिता के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा। विभिन्न अन्य निर्णय भी हैं जो कानूनी प्रावधान को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि योग्यता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में समझा जाएगा। इन परिस्थितियों में हम अनुरोध करते हैं कि 5 नवंबर 2020 को RCI द्वारा अधिसूचित मेरिट सूची को अलग रखा जाए और इन विसंगतियों को दूर करने वाली एक नई अधिसूचना प्रकाशित की जाए। जैसा कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 नवंबर 2020 तक बंद हो जाएंगी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले का इलाज करें कि ये मांग और कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर ना हो। प्रशिक्षण संबंधी अत्यावश्यक सूचना। प्रिय साथियों, वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते दिल्ली से बाहर के बहुत से दृष्टिबाधित उम्मीदवार इस वर्ष जुलाई माह में आयोजित होने वाली हिंदी स्टेनोग्राफी की प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अतः इस परीक्षण पाठ्यक्रम में अभी 4 से 5 स्थान रिक्त हैं। इस संबंध में सभी दृष्टिबाधित साथियों को सूचित किया जाता है कि 1 दिसंबर 2020 मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे 1 वर्षीय हिंदी स्टेनोग्राफी तथा कंप्यूटर टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का विशेष आयोजन ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली स्थित ब्रेल भवन में किया जा रहा है। सफल उम्मीदवारों के लिए ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा। हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, भारतीय ब्रेल तथा हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। सभी उम्मीदवारों को अपने साथ शिक्षा व प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा दृष्टिबाधिता के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के साथ उनकी मूल प्रतियां भी अवश्य लानी होंगी ताकि चयन होने पर उनके आवेदन पत्र भरे जा सकें। असफल उम्मीदवारों को उसी दिन वापस जाना होगा। चुने गए उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण, छात्रावास व भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि गत वित्त वर्ष में 13 दृष्टिबाधित साथियों को सरकारी तथा 13 साथियों को गैर सरकारी निकायों में समायोजित करवाया जा सका है। यदि आपकी जानकारी में कोई योग्य दृष्टिबाधित साथी बेरोजगार हो तो आप उसे 1 दिसंबर 2020 को होने वाली इस विशेष प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जानकारी जरूर दें। अधिक जानकारी के लिए आप संगठन के सचिव से उनके मोबाइल नंबर 8604660229 पर संपर्क साध सकते हैं। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए सुनते हैं दानिश महाजन जी से। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 नवंबर को हम सभी चाचा नेहरू को याद करते हैं, चिल्ड्रन डे की बात करते हैं, लेकिन 14 नवंबर को ही एक बहुत अहम कैंपेन की शुरुआत हुई जो कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मकसद है लोगों को जागरूक करना डायबिटीज को लेके। 1991 से इस प्रयास को बल मिला जब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसका मकसद था लोगों को जागरूक करना। डायबिटीज आज इतना बड़ा रोग बन गया है कि बहुत सारी कंट्रीज में इसको एज ए डिसेबिलिटी भी माना गया है। इसके ऊपर लॉज भी हैं और इसके ऊपर 2019 की अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो लगभग हेल्थ केयर का 10% सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के ऊपर स्पेंड किया गया है। इसकी गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में ये अनुमान है कि लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी। डायबिटीज को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा का बढ़ जाना उसकी सीमा के हिसाब से डायबिटीज कहलाती है। डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो 20 साल से कम आयु वालों को होती है और टाइप 2 जो 20 साल के ऊपर लोगों को होती है। लगभग 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज पाई जाती है। हमारे शरीर में जब पैनक्रिया में जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जहाँ
हमारा शरीर जब इंसुलिन की जितनी उसको मात्रा है चाहिए होती है उतनी वो ना प्रोड्यूस कर पाए या उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाए तो हम डायबिटीज का शिकार होते हैं। इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि डिसेबिलिटी और पर्टिकुलरली ब्लाइंडनेस, आंखों पे इसका बहुत असर देखा गया है। अगर आप हॉस्पिटल में गए हो अपनी आंखें टेस्ट करवाने तो वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी आंखें डायबिटीज के साथ खराब हुई हैं और बहुत सारे लोग डायबिटीज के कारण डिसेबल्ड हो रहे हैं। जब हमारा आरपीडी एक्ट बन रहा था उस टाइम पे भी ये चर्चा हुई थी कि क्या डायबिटीज को डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि डायबिटीज एक बीमारी है, डिसेबिलिटी नहीं। लेकिन कई कंट्रीज में, जैसे मैंने पहले बताया, इसको डिसेबिलिटी माना है। ये तो हम एक्सपर्ट्स की राय पर छोड़ते हैं। बहरहाल हमारा काम है आप लोगों को सजग करना। डायबिटीज से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं अगर हम अपने खान पान को दुरुस्त रखें, योगा करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें, तो हम इससे बच सकते हैं। होता यूं है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे समझें तो मान लीजिए कि आज के टाइम पे आपका वजन 50 किलो है, लेकिन आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका वजन 75 हो गया और आपके शरीर में जो आपके बीटा सेल्स थे वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे 50 किलो के हिसाब से। लेकिन अब आपका वजन एकदम से ही बहुत बढ़ गया है तो इंसुलेशन उस मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसके कारण आप डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो अगर आप योग करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को भी बचा सकते हैं उन्हें सेंसिटाइज करके। 2016 में 200 से ज्यादा बड़ी हस्तियों ने लोगों को जागरूक किया। इस दिन टीवी, रेडियो पर या डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के लोगों को जागरूक किया जाता है। 14 नवंबर को आजकल सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। हर साल इसका एक थीम होता है। इस साल है नर्स एंड डायबिटीज। द नर्स एंड डायबिटीज इस साल का थीम है। जनरली लोगों को यही बताया जाता है कि आप अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ और ओपिनियन में। बहरहाल स्वस्थ रहे और लोगों को सेंसिटाइज कीजिए डायबिटीज से रिलेटेड। अपना ध्यान रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन सीए के बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एलेक्सा, प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड। Radio Udan. तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। दोस्तों, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि हम आज करियर काउंसलिंग में बात करने वाले हैं सीए के बारे में। यानी कि अगर हमारे कोई फ्रेंड्स या कोई स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आज का शो खास है। आज हमारे साथ एज अ एक्सपर्ट समीर लाटे हैं जो कि खुद सीए हैं। समीर सर, वेलकम आपका कम्युनिटी कलर्स में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स सीए के बारे में सोच रहे हैं कि वो अपना करियर सीए बनकर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो थोड़ा उन्हें ये गाइड कीजिए कि सीए बनने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ओके,
देखिए, सीए बनने के लिए सबसे पहले तो एक बात है कि सीए की कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो हर 6 महीने में सीए की एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, सब लेवल्स की, या वो सीपीटी हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो। सीए बनने का एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है कि पहले आप इंस्टीट्यूट के साथ खुद को रजिस्टर करवाओ, फिर आप सीपीटी का कोर्स कंप्लीट करके वो एग्जाम दे दो, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद 2.5 इयर्स की आर्टिकलशिप और उसके बाद फाइनल एग्जाम। इसमें मिनिमम 3 to 4 इयर्स लगते हैं, बट एक बात है कि इस पे पासिंग कॉमर्स या सिर्फ कॉमर्स का ही स्टूडेंट कर सकता है, ऐसे नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पर कॉमर्स वालों को इसमें फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने 11th 12th ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो तो उनका एक तरह से बेस बन जाता है इसके लिए। अभी ये जो एग्जाम्स होती है इंटरमीडिएट एंड फाइनल की, उसमें 6 and 8 पेपर्स होते हैं हर एक में, एंड इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको राइटर्स यूज करने की अनुमति देता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। आपको फॉर एवरी 1 hour यू गेट हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, यानी 3 घंटे का पेपर आपको 4.5 घंटे मिलते हैं। और ये पेपर एक ही टॉपिक पे नहीं आते, इट कम्स फ्रॉम थ्रू आउट द सिलेबस। तो सीए करने के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक आपके बेसिक्स परफेक्ट होने चाहिए और जो आजकल के करंट इवेंट्स है उसके साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके तो सर, जैसे आपने बताया है कि कम से कम 3 या 4 साल लग जाते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 ही हो गया। आई थिंक +2 के बाद ही ये सभी एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, राइट? ओके तो अब बात आती है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की। जैसे हमें सुनने को भी मिलता है कि सीए में काफी हार्ड वर्क चाहिए होता है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इसे कितनी आसानी से कर पाते हैं, क्या पॉसिबल है? सीए में है कि हार्ड वर्क बहुत होता है, पर अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना कोप कर पाता है और लक कितना होता है। अब लक का तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ हार्ड वर्क, आपको टोटल डेडिकेशन चाहिए। ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं है, फुल टाइम कोर्स है। एंड विजुअली इम्पेयर्ड इसको कर सकते हैं। ऐसे अभी बहुत विजुअली इम्पेयर्ड है जो इस कोर्स के लिए जा रहे हैं, एंड बहुत लोगों ने सक्सेसफुली भी किया है कंप्लीट। तो ये नामुमकिन नहीं है, बट डिफिकल्ट जरूर है। ओके सर, खास करके मैथ्स में ही थोड़ा सा चैलेंजिंग होता होगा मैथ्स। सीए कोर्स में मैथ्स बहुत कम है। मेन इसका फोकस अकाउंट्स और ऑडिट और टैक्सेशन पे होता है। अकाउंट्स के लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम कैसे होता है, वहाँ पे क्या डेटा जाना चाहिए। जैसे साइटेड लोग अपने वर्कबुक्स में ड्रॉ करते हैं कॉलम्स, वैसे ब्लाइंड लोग एक्सेल का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे कंसेप्ट्स के लिए यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है। और सीए का जो स्टडी मटेरियल है वो तो है, बट एडिशनल स्टडी मटेरियल भी नेट पे अवेलेबल है। थोड़ा ढूंढने पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये स्पेशली ब्लाइंड लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है। ओके चलिए, तो ये तो क्लियर हुआ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो सर अब हम इसके स्कोप पर आते हैं। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन सीए बन भी जाता है तो क्या लोग उस पर विश्वास कर लेंगे कि अपना अकाउंट्स और सब उनके हाथ पे सौंपे और उनसे अपना काम करवाएं? लोग इजीली तो नहीं मानेंगे। अभी वो सीए हो या कोई भी फील्ड में ब्लाइंड पर्सन जाए जॉब के लिए, तो उससे हाँ से ज्यादा ना ही सुनने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली सीए फील्ड में भी यही होता है, बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ब्लाइंड लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है,
इन्फोसिस है, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जैसे नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये लोग ब्लाइंड लोगों को एम्प्लॉय करते हैं इवन इन द रोल एज सीएस, और उनको किसी भी तरह से बाकी लोगों से कम काम नहीं देते। तो ऐसे और भी कंपनीज है जो एम्प्लॉय करती हैं, बट यस, हाँ से ज्यादा ना कई बार सुनने को मिलेगा, बट इससे डिस्करेज ना हो, ट्राई करते रहे, बिकॉज देयर इज अ बिग स्कोप फॉर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये स्कोप बढ़ता ही जाएगा। दैट्स अमेजिंग सर। अब स्कोप पर ही आ जाते हैं। थोड़ा तो आप बता ही चुके हैं, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ताकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें स्कोप समझ आए। जो लोग सीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है, अगर आप क्लियर कर दें तो शायद हमारे उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए जो आगे अपना करियर एज ए सीए बनाना चाहते हैं। देखिए, सीए के लिए स्कोप काफ़ी है, सिर्फ अकाउंट्स फील्ड में नहीं, उसके रिलेटेड फील्ड्स में भी स्कोप है, जैसे फिनेंस हो, टैक्सेशन हो, इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी। उसके साथ साथ कई सीएस बिजनेस में भी गए हैं, यानी एक्चुअली ऑपरेशंस को हेड करने के लिए। तो स्कोप तो काफ़ी है, बट इस पे डिपेंड करता है कि सीए के किस एरिया में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है। आपको इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, या फिनेंस में है, या बैंकिंग में है, या ट्रेजरी में है। बट सब मिला के एटलीस्ट 20 से 25 फील्ड्स है सीए के अंदर ही, जिसमें आप आपका करियर बना सकते हैं। वो हर एक के लाइकिंग के ऊपर है कि वो कौन से फील्ड में जाए, और सीए की ज़रूरत सबसे छोटे फर्म से लेके सबसे बड़े कंपनी को भी होती है, तो स्कोप काफ़ी है। ओके, तो सर स्कोप की अगर बात करें तो एक विजुअली इम्पेयर्ड को आसानी से जगह प्राइवेट सेक्टर में मिलती है या गवर्नमेंट सेक्टर में? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में तो 3% रिजर्वेशन है, उसमें से 1% विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, तो वो जगह तो मिलेगी। बट प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यूज में हाँ से ज्यादा ना सुनाई देगा उनको। अब खुद के एक्सपीरियंस से कहूँ तो 10 इंटरव्यूज में से 9 बार लोगों ने ना कहा, 1 बार ही हाँ सुनने को मिला। बट जो विजुअली इम्पेयर्ड को एज एन एम्प्लॉय लेते हैं, अगर वो उनके काम से खुश हुए, अगर आप एज पर उनके एक्सपेक्टेशन काम कर सको, तो आप बहुत ग्रो करोगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसका अपर लिमिट नहीं है, और आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्लाइंड लोगों को चांस दे रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा? जैसे है, मैं एक कंप्लीटली ब्लाइंड इंडिविजुअल हूँ, एंड मैं फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ नवी मुंबई में। मेरा 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें से पिछले 7 साल मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज में गए हैं। उसके पहले मैंने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और चौगुड़े इंडस्ट्रीज जैसे लीडिंग इंडस्ट्रीज में काम किया है। बट खुद के एक्सपीरियंस से कहूँ तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आजकल ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों जगह में वैकेंसीज है ब्लाइंड लोगों के लिए। सिर्फ आपको उनको फॉलो अप करते रहना चाहिए। पर्सनली मेरी रुचि अकाउंट्स में है एज कंपेयर टू टैक्सेशन या ऑडिट, तो मैं अकाउंटिंग टीम में हूँ रिलायंस कंसोलिडेशन के। पर यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छे कलीग्स मिले हैं जिन्होंने हेल्प भी किया है, तो एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड। ग्रेट सर, अब थोड़ा सा चैलेंजेस पर बात कर लें कि क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते ही हैं, तो क्या काम करने में कोई चैलेंज है कि काम नहीं हो पाता है या काम मिल नहीं पाता है, या ऐसा कुछ जॉब लगने के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हो? जॉब लगने के बाद एक पहला बात है कि आप आपके सीनियर को कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि बहुत सीनियर्स को ये डाउट होता है कि हम इनको क्या काम दें, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि ये क्या काम कर सकेंगे। तो एक बार आपके सीनियर के साथ रैपो हो जाए,
उनके दिए हुए काम आप करके दिखाओ तो फिर वो आपको और चैलेंजिंग काम देंगे। इनिशियली ये 6 मंथ्स का एक प्रोसेस रहेगा दोनों के लिए, लर्निंग प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूजुअली टैली या फिर SAP यूज होता है। SAP के लिए स्क्रिप्ट SAP ने खुद डेवलप की है जो आपकी IT डिपार्टमेंट आपको इंस्टॉल करके दे सकती है। एंड टैली ERP 9 जो है वो अबाउट 90% एक्सेसिबल है जॉस के साथ। और बाकी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये तो है ही एक्सेसिबल। और ये मेजर सॉफ्टवेयर है, पर कुछ कंपनीज में अगर कोई और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हो तो उसका चेक करना पड़ेगा कि वो जॉस के साथ या NVDA के साथ कितने एक्सेसिबल है। एंड अगेन CA का काम सिंगल पर्सन काम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। तो आपको आपके सोशल स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, सॉफ्ट स्किल्स, ताकि आप आपके टीम मेंबर्स को भी आपके साथ लेके चले या वो भी आपसे कोऑपरेट करे। क्योंकि काफी बार ये देखा है कि वो लोग भी अनश्योर होते हैं कि ब्लाइंड लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करें। तो किसी भी जॉब में आपके पहले 3 या 6 महीने तक का टाइम ये टीम बिल्डिंग या लोगों की जो सोच विचार है कि ये क्या करेंगे, इसको दूर करने में ही जाएंगे। गुड सर, बहुत बढ़िया। अब आपने स्किल्स की बात की है तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 स्किल्स तो जो मेन मुझे समझ में आई हैं वो ये हैं, एक तो आपकी इंटरेक्शन, आपकी सोशल स्किल्स जो हैं, और दूसरा कंप्यूटर स्किल्स, ये तो होनी जरूरी है। इसके अलावा कोई ऐसी स्किल है जो बीइंग अ CA होनी बहुत जरूरी है? देखिए, आपका टॉपिक का नॉलेज तो होना ही चाहिए। बीइंग अ CA, आप जिस काम के लिए गए हो वो काम के बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आप टैक्सेशन में गए हो तो यू हैव टू बी थरो विद इनकम टैक्स। अगर GST टीम में गए हो तो GST के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यानी जो डोमेन नॉलेज है वो आपका बहुत अच्छा होना ही चाहिए। बिकॉज जो साइटेड लोग हैं उनका कुछ कम होगा तो भी चल जाता है, बट ब्लाइंड पीपल, क्योंकि उनको अपने आप को बार बार प्रूव करना होता है, हमें अपना नॉलेज अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। और जब कभी ज़रूरत पड़े तो अपने टीममेट से या सीनियर से मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार वो लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आते क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको बुरा ना लगे। तो वो एक याद रखना चाहिए कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, बट इवन दे डोंट नो हाउ। एब्सोल्युटली। तो सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स जो CA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आगे जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस करियर काउंसलिंग के एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।